नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज मंडे है और आज एक बार फिर हम अविनाश काकड़े जी से बात कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी नागपुर में रहते हैं और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं, गांधीवादी विचारधारा पर अमल करते हैं, यकीन रखते हैं। एक बात आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आप उनको और ज्यादा उनके नजरियात को, उनकी बातों को सुन सकते हैं और वो बहुत ही अच्छे सोबर अंदाज में हिंदुत्व और हिंदू क्या है इस पर एक अच्छी बहस है। छोटी छोटी वीडियोज हैं, आप अगर देखेंगे तो जरूर पसंद करेंगे। आज हम जिन इश्यूज पर बात कर रहे हैं वो आरएसएस के माउथ पीस यानी उनके ऑफिशियल अखबार पांचजन्य में मुसलमानों के बारे में एक बिल्कुल नए किस्म की थ्योरी पेश की है। कहते हैं कि सोशल मीडिया से इस्लाम खत्म होने जा रहा है। बहुत ही दिलचस्प है, उस पर हम बात करेंगे अविनाश काकड़े जी से। उससे अलावा रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने अपोजिशन के इत्तेहाद की, यूनिटी की बात की है बीजेपी को हराने के लिए। वो क्या कुछ है, कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं अविनाश काकड़े जी, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र में बहुत कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में जिस पार्टी को, शिवसेना की के अलग हुए धड़े को, एकनाथ शिंदे को जिस तरह से चुनाव आयोग ने मान्यता दी है, वो चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अपनी पार्टी के ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। ग्राउंड की रियलिटी ये है और इलेक्शन कमीशन ने उनको तीर कमान संभलवा दिया है। वो क्या तीर चला पाएंगे, ये हम इस पर बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को कुछ क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि हम मिट्टी में मिला देंगे। ये कई खबरें हैं, इससे अलावा भी कुछ हैं, अगर वक्त रहा तो कुछ और भी बात करेंगे। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि पांचजन्य में क्या 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 कुछ कहा है, आरएसएस की मंशा क्या। देखिए, बुनियादी तौर पर ये इस किस्म की जो चीजें होती हैं, जो आर्टिकल छपते हैं, वो असल में वो अपना एक नजरिया पेश करते हैं मुसलमानों के बारे में। पांचजन्य आज जबकि उनकी सरकार है और जहां जितनी चाह रहे हैं नफरत बढ़ा रहे हैं, नफरत का कारोबार चल रहा है बाकायदा, और जो जितनी नफरत ज्यादा बात करता है उसकी बीजेपी में उतनी ही तरक्की होती है। पांचजन्य क्या कह रहा है? नमस्कार। पांचजन्य ये कह रहा है कि इस्लाम को इंटरनेट से खतरा हो गया है और इस्लामिक जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ, वो पोर्न फिल्म है और एक सूचना क्रांति के दौर में तर्क और तुलना की तरंगे आस्था को झकझोर रही है। हेडलाइन है उनकी। और इस्लाम छोड़ने वालों की लगातार बढ़ती संख्या से मौलाना पेशो पेश में है। इसके बारे में मौलाना मदनी की भी एक खबर थी कि बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों साथ साथ बोल रहे हैं, दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मौलाना मदनी जी ने वहां खबर दिया था, लोकल अखबार में छपा था कि इस्लाम एक्स मुस्लिम जो बहुत बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं और इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये मदनी साहब की खबर थी जब उन्होंने ओम और वो बोला था अल्लाह और ओम एक है। उसके पहले की ये खबर है, एक्स मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं और ये पश्चिम से शुरू हुआ आंदोलन सुनामी में बदलेगा, ऐसा पांचजन्य कह रहा है। मुझे नहीं मालूम किसी धार्मिक ग्रंथ को पॉर्न फिल्म कहना या किसी धर्म ग्रंथों को ऐसा बोलना कि उसमें सिवाय ऐसे जो जो सेक्स रिलेटेड जो है बातें, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। और ये इंटरनेट ने सब ने सामने ला लिया है, जनता के सामने ला लिया है। उसके वजह से पूरे दुनिया में इस्लाम छोड़ रहा है। इवन ईरान में भी इस्लाम के 30 से 40% लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया है और बाकी जगह अमेरिका और बाकी सब जगह तो हो ही रहा है। ये खबरें पांचजन्य में प्रमुखता से छाप रहा है। और ये बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि खुद यूरोपियन मीडिया, वेस्टर्न मीडिया, मैंने खुद पिछले दिनों रिपोर्ट देखी थी और ऐसी रिपोर्टें बहुत आ रही हैं कि इस्लाम सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। उसको काउंटर करने के लिए, ताकि उससे लोग इन्फ्लुएंस ना हो। आपको क्या लगता है, पंचजन्य की वही कोशिश है? और ये जो कई बार, देखिए, हमने अब से 2-4 साल 5 साल पहले देखा था कि बीजेपी अपनी रैलियों में कुछ हिंदुओं को ही टोपियां इकट्ठी, एक तरह की टोपियां आती थी, हजारों की तादाद में बुर्के लाए जाते थे
और औरतों को बुर्के और मर्दों को टोपियां उड़ा करके अपनी रैली में दिखाने की कोशिश होती कि ये सारे मुसलमान आए हुए बीजेपी की बात सुनने के लिए। क्या ये उसी तरह का कोई अगला अगला स्टेप है कि दुनिया को ये बताया जाए कि मुसलमान जो है वो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, क्या है? देखो, मैं तो ये जानता हूँ कि गोबेल्स पे कितना प्रतिक्रिया देना चाहिए और कितना उन पे विश्वास रखना चाहिए। ये गोबेल्स नीति से चलने वाली पार्टी और ये संगठन है, पूरे तरीके से उसी पे विश्वास रखता है। इन्होंने जो कुछ कहा है, जो कुछ करते हैं, उसमें तथ्य नहीं रहता है, ये प्रोपोगंडा रहता है। बहुत ज्यादा प्रोपोगंडा है उसमें। इस्लाम में अगर सुधार करना है तो मुसलमान देख लेंगे। मुसलमानों को अपना हक है कि अपने इसमें सुधार करे। जब दूसरे धर्म का लोग आ, उस धर्म पर टीका करता है, जैसे हिंदू पर दूसरे धर्म वाले टीका करते हैं, इसका मतलब होता है कि हिंदुओं को पोलराइज करना। मुस्लिमों पर टीका करता है दूसरा धर्म का आदमी, तो इसका मतलब होता है कि मुस्लिमों को पोलराइज करना। और आपने देखा होगा कि पसमंदा और अशरफ मुस्लिमों का किस तरीके से डिवीजन हो रहा है, किया जा रहा है। बोहरा मुस्लिम और बाकी मुस्लिमों में किस तरीके से भेद किया जा रहा है। तो ये मामले अपने जगह है, राजनीति है सारी की सारी। इसमें सतर्क होना चाहिए। जो भी अंधश्रद्धा किसी भी धर्म में हो, उसके अपने लोग सामने आए और उस अंधश्रद्धा को समाप्त करे, उस अंधश्रद्धा को कम करे, और जहां तक हो सकता है उसमें बदलाव लाए। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है बदलाव लाना। क्योंकि नए युग के साथ में अगर आप उसको ये नहीं करोगे, कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाओगे, तो फिर कोई भी धर्म खतरे में आ सकता है। ये खतरे में आना, चिल्लाना अलग चीज है, और दिल से और दिमाग से अगर वो धर्म हट गया तो बहुत अलग बात हो सकती है। ये जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी एक्स मुस्लिम चैनलों की बाढ़ आ गई है। पूरी इंटरनेट पे एक्स मुस्लिम चैनलों की बाढ़ आई है, और वो निकाल निकाल के बताते कि ये आयत में ये है, इस आयत में ऐसा है, इस आयत में वैसा है। तो आपके मुल्ला मौलवी जो आपके आपके भरोसे रोटी खाते, इस्लाम के भरोसे जो खाना खाते, उनको चाहिए कि वो वहां जाके उनका प्रतिवाद करे, क्योंकि सरकार तो उनको बढ़ावा दे रही, उनको सुरक्षा कर रही। दूसरे धर्मों के ऊपर कटाक्ष करने वाले लोगों को हिंदुस्तान में कब से छूट मिलने लग गई, कब से इनको ये इस तरीके से हो गया? आप बताइए कि एक पवन खेड़ा नाम का प्रवक्ता, अगर उसको नाम याद नहीं था, उसने बोल दिया है कि नरेंद्र क्या बोलता है, वो पूछा उसने कि गौतम दास है या दामोदर दास है, तो उसको अरेस्ट करने के लिए असम की पुलिस आ जाती है, फ्लाइट से उतार लेती है। भाई उसने जानबूझ के बोला या उसने गलती से बोला, मुझे नहीं पता, मैं उसको जस्टिफाई नहीं करने जा रहा हूं किसी बात को। मगर इस तरीके का कोई अगर बोलता है तो उसको अरेस्ट करते हो, और तुम्हारे नफरती चिंटू तो रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, इस तरीके से बोलते हैं कि पूरा विवाद हो जाए, दंगा हो जाए, चारों तरफ से हाहाकार मच जाए। इस तरीके से तो आपके नफरती चिंटू रोज बोलते हैं। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि मुसलमान कुछ समझदार हो गया, बहुत सारा समझदार हो गया मुसलमान, और वो बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया इस तरीके से नहीं देता है। उसको समझ में आ गया कि भैया ये देश मेरा है, यहाँ अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाए तो समस्या आ जाएगी। कुछ लोग अभी समझा रहे, मुसलमानों के लोग समझा रहे कि हमको इनके पिछलग्गू नहीं बनना है, इसके पिछलग्गू, किसी के पिछलग्गू किसी को बनने की जरूरत नहीं। ये भारत की मौलिकता है। सबको एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ चलना है, एक दूसरे को अच्छाई को अडॉप्ट करना है, और अपने इसमें जो बुराई होगी उसका उसका समाप्त करना है, उसको उसको निर्मूलन करना है। ये हमारी देश की मौलिकता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक कि हम सोचे, जी उसके जी बाद जी। हाँ, की खबर है, बिल्कुल उसको बिल्कुल। ध्यान देने की जरूरत नहीं। अब बिल्कुल आपने आपने वो पसमानदा और अशराफ और बोरा ये सारी चीजें बताई। अब से पहले सुब्रमण्यम स्वामी शिया और सुन्नी के बीच में इख्तलाफ की बात खूब जमकर करते थे, और उसी तरह से वेस्टर्न मीडिया भी दुनिया भर में शिया सुन्नी का इख्तलाफ बढ़ा करके ही ईरान शिया और सऊदी अरब सुन्नी ये लड़वाने का काम वो लोग करते रहे हैं। ये यहाँ भी ऐसा हो रहा है। चलिए हम इस पे बात आगे बढ़ाते हैं। अब ये कांग्रेस का अधिवेशन, उसमें एक बात आई है। खड़गे जी ने कहा है कि हम लाइक माइंडेड अपोजिशन पार्टियों के साथ मिलकर के स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तैयार हैं, और बीजेपी को हराने के लिए ये जरूरी है। इससे पहले नीतीश कुमार का एक बयान आया था। नीतीश कुमार ने भी अपोजिशन को इकट्ठे होने की बात कही थी, लेकिन उस पर कांग्रेस ने थोड़ा सा रिजर्व किस्म का रिएक्शन दिया था, और शायद ये शक जाहिर किया था कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। अभी जो खड़गे जी का बयान है, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, और कितना प्रैक्टिकल है, क्या कुछ है, और अपोजिशन में भी कितनी तत्परता हो सकती है इसके लिए?
सबसे पहले मैं सोनिया गांधी जी को बधाई देता हूं उनके नए लाइफ के लिए, कि वो दीर्घ काल तक जिए और राहुल जी को मार्गदर्शन करती रहे। कांग्रेस में उन्होंने जो विदाई लेने का निश्चय किया है, उम्र के साथ विदाई लेनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। क्योंकि कोई लोग बोलते हैं कि 70 के बाद कोई नहीं चलेगा, और फिर उसके बाद में उनकी नौटंकी चलती रहती है। तो इस तरीके से नहीं किया सोनिया जी ने, कि अपने वचन पर कायम रही, उसके लिए उनको बार-बार बधाई, धन्यवाद। रही बात अभी उन्होंने ये बोला है खड़गे जी ने, देखो जो भी मजबूत होगा उसके साथ गठबंधन होगा। आपकी अगर हैसियत कुछ नहीं होगी, आपके पास में वर्कर नहीं होंगे, आपके पास वोट परसेंटेज नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी झुक लो, आपके साथ में कोई गठबंधन करने को तैयार नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट में जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उस दिन अगर आप डिक्लेयर करोगे, तो अब आपके पास में इस तरीके का कोई मतलब नहीं है कि आपके नाम से कोई जीत जाए। इस तरीके की आपकी हैसियत नहीं रही है। ये जो पार्टी है बीजेपी या आरएसएस, ये 5 साल आपने देखा होगा कि दूसरी बार जब मोदी जीते थे और अमित शाह ने बोला था कि जीतने का जश्न नहीं मनाना है, जो सीटें हम जीत नहीं सके उसके लिए हमको आज से तैयारी करना है। तो जो पार्टी 5 साल तैयारी करती होगी, जो पहलवान 5 साल तैयारी करता होगा, उसको बरसाती मेंढक नहीं हरा सकते। वो उनका जो माने मैसेज पहुंचाने का, पैसे पहुंचाने का, प्रचार तंत्र पहुंचाने का, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन ढांचा है वो इतना मजबूत कर लिया है उन्होंने, कि आपको उस तरीके से टक्कर अगर देना है तो आपको काम करना पड़ेगा, और ये काम नहीं करते। सिवाय एक दूसरे के सर फुटो बल कोई काम नहीं करते। पेपर में बड़े बड़े नारे और घोषणा देने से कुछ नहीं होने वाला है। क्यों हारे थे मल्लिकार्जुन खड़गे खुद? क्यों हारे थे भाई? जो खुद हार जाते। मैं तो सुशील कुमार शिंदे जी से भी बोला था एक बार, कि आपके पास में सारा डिपार्टमेंट था, होम मिनिस्टर थे, आपको पता नहीं चला कि आप आपके क्षेत्र में हार रहे हो, या फिर आपके अफसर बताने से डरते हैं सच्चाई आपको? तो मुझे लगता है कि खड़गे जी को पूर्ण अभ्यास करना चाहिए, अपनी सच्चाई ढूंढना चाहिए, दूसरे लोगों से गठबंधन बिल्कुल करना चाहिए। आपके सिवा और कोई नहीं है, पैन इंडिया पार्टी कांग्रेस के सिवा और कोई नहीं है जो बीजेपी के विरोध में खड़ी हो सकती है, मगर अपना आकलन करना चाहिए। आपके सारे प्रदेश अध्यक्ष, जगह जगह के प्रदेश अध्यक्ष एकला चलो का नारा दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम साथ में करेंगे। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि हमारा चेहरा जो होगा राहुल गांधी जी होंगे, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? तो पार्टी अध्यक्ष के तौर पर है, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बाकी पार्टी का चेहरा भी नहीं होंगे, और उनकी पार्टी में क्या महत्ता होगी वो उनको पता है, कांग्रेसियों को। मैं उसके बारे में ज्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहता। ये बहुत ही अहम बात है, क्योंकि अगर ग्राउंड पर पार्टी के पास वर्कर नहीं है, उनके साथ तालमेल नहीं है, रेगुलर काम नहीं करते, तो वो मुश्किल आती है, नतीजे फिर वो नहीं आते जिसके लिए पब्लिक तैयार बैठी है। देखिए, इस वक्त से ज्यादा बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं हो सकता, अगर अगर एक सियासी उसके तौर पर देखा जाए, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी। महाराष्ट्र के कई मंत्री है और कई केंद्रीय मंत्री है जो सोशल मीडिया पर आने से घबरा रहे, क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पर आके बात करते हैं, लाइव में बात करते हैं, तो उनको लाइक अगर 10 आती होगी तो उनके डिसलाइक 10,000 होते हैं। जी 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 पूरे पूरे तरीके से। और ये कोई किसी पार्टी का नहीं है, एक कॉमन आदमी उसके ऊपर टूट पड़ा है। कॉमन आदमी नहीं चाहता है कि ये जो बकवास लोग है, बकलोल लोग जीते, मगर सवाल है कि उनको 31% वोट मिलेगी और बाकी लोगों को ज्यादा वोट मिलेंगे, विरोधियों को, मगर वो बिछड़े होंगे, या तो फिर उत्साह से लोग वोट नहीं करेंगे, तो फिर उनका जीतना तय हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे यानी लोगों को भी समझ में आ जाए, लोगों में भी विरोध का उत्साह बढ़े, और सारी जो विरोधी पार्टियां है वो कहीं ना कहीं अपना तालमेल बैठाए। ऐसा नहीं कि एक तरफ आप बोलोगे कि गठबंधन बनाना है और दूसरे तरफ आपके लोग बोलते रहेंगे कि हम एक अकेले चलेंगे। यहाँ महाराष्ट्र में भी वही चल रहा है। महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बोलते हैं हम अकेली सारी सीटें अकेले लड़ेंगे। भैया, तुम्हारे पास ना तो कैंडिडेट है, ना तुम्हारे पास वर्कर है, ना तुम्हारे पास प्रोग्राम है, ना तुम्हारी ऐसी कोई पॉलिसी है कि जिससे सारे जगह पर तुम लड़ा सको, और ऐन वक्त पे जाके फिर तुम क्या कर लोगे? अच्छा, इसमें इसमें जो बात आप कह रहे हैं, इसमें एक एक पत्रकार के तौर पर जो मुझे समझ में आ रहा है, वो शायद आप उसके साथ एग्री करें ना करें, लेकिन बीजेपी का जो अपना काम करने का तरीका है,
अपनी पार्टी के अंदर तो एक काम जो होता है वो करते ही है, खुला होता है, लेकिन दूसरी पार्टियों में भी काम करते हैं, दूसरी पार्टियों में भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इवन कुछ सेंट्रल लीडर्स भी पार्टी उस ऐसे फैसले कराते हैं पार्टी के अंदर जिससे बीजेपी का फायदा हो। तो क्या ये अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स बैठे हुए हैं वो इस तरह की बात करके अपने लाइक माइंडेड दूसरी अपोजिशन पार्टियों को दूर रखने का इंतजाम कर रहे हैं? क्या बीजेपी की साजिश में ये शामिल है? देखो, मैं तो ऐसा नहीं बोलूंगा, ये आरोप हो जाएगा। हाँ। क्योंकि वो बेचारे अभी बीजेपी से यहाँ आए और उनको अध्यक्ष बनाए, तो मैं ऐसा आरोप नहीं करूंगा उनके ऊपर, क्योंकि बीजेपी मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बीजेपी से आए अपने काम के लिए। नहीं, बीजेपी हाँ। से रुष्ट होके आए हैं, मोदी से लड़ाई करके आए हैं वो इधर, और इसलिए मैं ऐसा आरोप नहीं लगाऊंगा। मगर एक बात मैं बता देता हूँ कि अभी कुछ होर्डिंग्स लगे। पहले जयंत पाटिल साहब के होर्डिंग्स लगे कि सीएम का कैंडिडेट है, बाद में अजीत दादा के होर्डिंग्स लगे कि ये सीएम का कैंडिडेट है, बाद में सुप्रिया सुले जी के होर्डिंग्स लगे बड़े बड़े कि ये सीएम की कैंडिडेट है। एक पार्टी में 3 सीएम कैंडिडेट के होर्डिंग लग रहे। सुप्रिया सुले जी ने उसमें पुलिस रिपोर्ट दे दिया कि ये कौन लगा रहा है। मैं बता देता हूं आपको कि बीजेपी जो षड्यंत्र करती है, उस षड्यंत्र में कुछ लोगों को पकड़ लिया और पकड़ के इन नेताओं में आपस में लड़ाई लग जाए, ये नेता आपस में सर फुटबॉल करने लग जाए। इसके लिए अब उनको अगर पकड़ भी लिया, अरेस्ट भी कर लिया, तो वो बोलेगा कि हाँ, मैंने मेरे नेता के लिए किया, मैं मेरे नेता से प्यार करता हूं। मगर तेरे को पैसे किसने दिया, ये आइडिया किसने दिया, ये करवाया किसने? तो मैं निश्चित तौर पे बोलता हूं, अगर विरोधी का राज होता है यहाँ, तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी से फाइनेंस लोग है, ये मुझे समझ में आता। तो ये करते हैं हर जगह, और ये राजनीति का पार्ट है। मुझे इसमें कोई ये नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूँ, ये राजनीति का पार्ट है। बाकी भी लोगों को ऐसा करना चाहिए, किसने मना किया? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि बाकियों को भी ऐसा करना चाहिए। अच्छा, ये जिसको चाणक्य कहा जाता है ना, चाणक्य के, मैं तो बहुत ज्यादा तारीख हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आज जिस मीनिंग में चाणक्य का मतलब अमित शाह जी ने दिया है, उसमें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पार्टी के अंदर भी काम करना है, दूसरी पार्टियों के अंदर भी काम करना है। तो ये चीजें बहुत बार सामने आ चुकी हैं, उसके बहुत से सबूत हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं ये जी। हमारे यहाँ के सीएम अमित शाह से 1 साल बड़े हैं, 1 साल बड़े हैं उम्र से, और हाँ। उन्होंने जाहिर स्टेटमेंट दिया है कि अमित शाह हमारे पिताजी के बराबर है। मतलब हाँ। पता है हमारे यहाँ कि हाँ। समय अगर कठिन आता है तो किसको भी काका बोला जाता है। जी 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 जी। तो ये 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 बहुत दिलचस्प रही, ये बहुत दिलचस्प रही कि जो आदमी उम्र में बड़ा है वो अपने से छोटे को पिता के समान कह रहा है। खैर, तो ये तो सियासत में देखिए, मैं एक बात कहता हूं, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी में हैं, लेकिन आम तौर पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी राय खुल करके रखते हैं, नहीं तो अपने नेता की तरफ ही देखते रहते हैं कि पहले वो बोल लें उसके बाद हम बोलेंगे। ये बहरहाल आमतौर पर होता है। मैं आपको इस बात उस कैटेगरी में नहीं ला रहा। मैंने बोल चुका हूँ हाँ। कि भैया ये विस्पर कैंपेन चलाते, उनको चाहिए वैसा वो बोलते, हमको भी बोलने दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है, ऑफिशियल आपकी लाइन तो नहीं खींच रहे ना हम। जी जी, आप बिल्कुल बोल बिल्कुल। जिसने जिसने बोला है उसकी जिम्मेवारी है। हम हाँ डेमोक्रेटिक पार्टी है और डेमोक्रेसी से चलते हैं, तो समस्या जी, क्या है? बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो मेरी आइडिया मैं रखता हूँ और मेरी आइडिया मैं बोलता हूँ, उसमें मेरे नेता मुझे विरोध नहीं करते। बस बस, बिल्कुल ठीक है। नहीं, अपनी आजादी आजादी और बैलेंस सोच वो रखनी चाहिए, और इंसान को, मैं समझता हूं उससे पार्टी को भी फायदा होता है, पार्टी को भी रास्ता दिखता है। अच्छा, मैं अब चलता हूं, जो एक खबर है जो अखबारों से बिल्कुल हटा दी गई है, और ये जो अडानी वाला मामला सामने आया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, उसके तीसरे चौथे दिन ही इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में, एक अखबार का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उस अखबार को मैं रेगुलर पढ़ता हूं ये समझ करके कि इसमें अच्छी जर्नलिज्म होती है, और इसमें बहुत हद तक बात सही है। मैं समझता हूं जो मेरे देखने वाले पत्रकार भी हैं वो इस बात को एग्री करेंगे। उस जैसे बड़े अखबार, आजाद अखबार, जो जर्नलिज्म विद करेज एक स्लोगन लगाता है, वहां भी फ्रंट पेज से चौथे दिन खबर गायब हो गई थी। तो इतना मीडिया सेंसर है कि अब क्या कुछ हुआ, कितने पैसे खो दिए अडानी के इस चक्कर में, देश को कितना चूना लग गया। अब जो एक खबर आ रही है वो एलआईसी वाली है, वो क्या कुछ है जरा वो बताइए, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पे हैं, जो भी खबर होती है हम कोशिश करते हैं कि बात पूरी रखें,
आम लोगों की आंखें खुली रहनी चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है। आप बताइए अविनाश काकड़े जी, आपके पास क्या खबर है? अडानी हिडनबर्ग विवाद से एलआईसी को बड़ा नुकसान हुआ, ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है एलआईसी का शेयर, ऑल टाइम लो में पहुंच गया। बात समझिए, जो क्रेडिबिलिटी होती है यूटीआई, जो एलआईसी पैसे लेती है और शेयरों में लगाती है, उसका हालत ये है कि उसने कितने परसेंट शेयर लगाया, तो अडानी पोर्ट्स में लगाया 11%, उसकी वैल्यू है 11,000 करोड़ रुपए की, हिस्सेदारी है 9.1%, अडानी एंटरप्राइजेस की 4.22%, अडानी टोटल गैस की 6%, अंबुजा सीमेंट की 6.3%, अडानी ट्रांसमिशन की 3.7%, एसीसी की 6.4% और अडानी ग्रीन की 1.3%। इतने अडानी ग्रुप के शेयर जो वैल्यू के हैं, इनकी वैल्यू है 11,000 करोड़, 6,000 करोड़, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। ये सब उन्होंने वहां इन्वेस्ट कर दिए पैसे। अब वो इन्वेस्ट किए और अडानी के शेयर करीबन करीबन 70% गिर चुके हैं, 70%। और इन्होंने जो कुछ पैसे लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे लिए, तो देश की जो संपदा है उसको गिरवी रख के ही ये पैसा लिया गया है। इसमें इसमें मैं ये कहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि पैनल बना के जांच करने की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है कानूनन हिसाब से देखा जाए तो। भाई तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और इनके तरफ से पैनल लेने में मनाही कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए ना, कि नहीं होनी चाहिए। ये अगर कोई अडानी छोड़ के दूसरी कंपनी इस तरीके से कुछ कर लेता, तो आप बताइए उसकी क्या हालत होती। कितने उद्योगपति, कितने दूसरे पार्टियों के नेता, कितने सारे रसूखदार लोग जेल में पड़े हुए हैं, आपको पता है। इनका कोई आदमी रहा, इनके पार्टी में आ गया तो सब सफाई हो गई उसकी, उसके सारे भ्रष्टाचार के आरोप समाप्त हो गए। जो अभी महाराष्ट्र के सीएम है, इनके साथ में गए, उसके ऊपर सबसे बड़े आरोप थे, उसके पीए को, इसके चार्टर्ड अकाउंटेंट को इन्होंने कर दिया था अरेस्ट। अब कुछ नहीं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते, अब दूसरे दूसरे का ढूंढते हैं, इसने ये कर दिया, उसने। अब उद्धव ठाकरे के पीछे पड़ गए, नोटिस देना शुरू कर दिया है कि आपने ये किया, आपने वो किया, आपने वो किया। भैया इतना निर्दयता से, इतने बुरे तरीके से सरकारी मिशनरी का उपयोग करना, आपको बता देता हूं, जनता में बहुत बड़ा असंतोष पनपेगा। इसको ठीक वक्त पर ठीक तरीके से जवाब देगी। आपने अभी बोला था कि सीएम अपने दफ्तर पे नहीं जा सकते, अपने इस पे नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे। उनको पता है कि हमारी हालत क्या होने वाली है जनता में। आपको पता है ये सिंबल का जब लड़ाई हुई थी, मुझे बताइए कि गाय वासरू, जो गौ बछड़ा था वो सील हो गया सिंबल, जो बैल जोड़ी थी वो सील हो गया सिंबल, चक्र सील हो गया, हलदर सील हो गया। ये दोबारा दिया क्या किसी को? इलेक्शन कमीशन जब सिंबल सील कर देता है तो वो दोबारा वितरित नहीं करता। ये कौन सा नया इलेक्शन कमीशन या कौन से नए संविधान के तहत बना हुआ इलेक्शन कमीशन है कि उसने सील किए हुआ सिंबल, दोनों को अलग अलग सिंबल बांटने के बाद फिर से उसको सिंबल दे दिया, और उसने ये भी नहीं दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वो 16 एमएलए अगर डिस्क्वालीफाई घोषित होते हैं, फिर क्या होगा सिंबल का? फिर क्या होगा सिंबल का? वो तो बाकायदा कुछ लोगों का तो कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के डर से इलेक्शन कमीशन ने अपना ये फैसला कर दिया, ऐसे कुछ इल्जाम है। लेकिन ये देखिए, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो अगर इस तरह से मिनट बाय मिनट अपने बॉस को खुश रखने के लिए, पॉलिटिकल बॉस को खुश रखने के लिए अगर ऐसे रास्ते बदलेंगे कि आज उसको इल्जाम लगाएंगे, कल पार्टी में आ जाए तो उसे छोड़ देंगे, तो क्या कैसे कोई भरोसा करेगा? विश्वसनीयता की तो वाकई बहुत बड़ी कमी होगी। और किसी भी प्रजातंत्र में जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, उन पर भरोसा सबसे अहम बात होती है। और क्या कुछ होगा अगर इसी तरह का सब कुछ चलता रहा तो? नहीं, क्या होगा, इनको भगाया जाएगा, इनको हटाया जाएगा, जनमानस पैदा होगा जो एक साथ आने के लिए दबाव बनाएगा सारी विरोधी पार्टियों को, और जो नहीं आएगी उसको साइड किया जाएगा, जैसा बंगाल में हुआ। कांग्रेस को ममता जी बोल रही थी कि हमारे साथ में आ जाइए, हम सीटें देंगे, नहीं हुआ। अभी त्रिपुरा में भी वही किया। तो वहां तो लड़ाई बीजेपी और वहां की लोकल जो पार्टी है, देव बर्मन करके वहां जो राजा थे, उनके बीच में है त्रिपुरा की लड़ाई। ये सारे सर्वे और सब तरह बता रहे, जाके जो लोग बात कर रहे वो भी बता रहे। तो ऐसे आउटडेटेड हो जाएंगे जो इस धारा में नहीं बहेंगे,
इस धारा में नहीं आएंगे कि मोदी के जो ये सरकार है, विचित्रता वाली सरकार है, जो शोषण वाली सरकार है, जो देश को बेचने वाली सरकार है, उसके विरोध में अगर तुम इकट्ठा नहीं आते हो तो तुमको आउटडेट कर देंगे लोग, बाहर कर देंगे, उस अन्य राजनीति से बाहर कर देंगे। अभी देख लीजिए जगह जगह ये उद्धव ठाकरे जी के जब राज था तो लाउड स्पीकर को उतारने के लिए कितने बड़े आंदोलन चल रहे थे, आपने देखा होगा। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारो, हम वहां जाके हनुमान चालीसा बोलेंगे। अब प्रवीण तोगड़िया जी बोल रहे थे कहां मर गए सब, अब क्यों नहीं उतारते हो? ये क्या होता है कि ऐसे धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना, धर्म का उपयोग विभाजन के लिए करना, धर्म का उपयोग दूसरे को डोमिनेट करने के लिए करना, धर्म का उपयोग। अभी पता चला कि एक सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि शिवसेना आकर अकेली भी लड़ी, अकेली उद्धव ठाकरे की शिवसेना अकेली लड़ी, तब भी शिंदे और बीजेपी मिलके पीछे है। फोटो का ये बात है। हिंदू जागरण सभा हो गई, अरे भैया 2014 से तो हिंदुओं का राज आ गया ना, तुम्हारे कहने के अनुसार। हिंदू हृदय सम्राट बैठा है गद्दी पर, अब हिंदुओं का जागरण करने की क्या जरूरत है? ये कौन सा जागरण हो गया? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नफरत पैदा करना, दूसरा उद्देश्य कुछ नहीं है। देखो पाकिस्तान सेना के पूर्व मेजर जनरल आदिल राजा ये बोलता है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होने पर पाकिस्तानी सेना निर्दोष अपहृत दलित नागरिकों को मार देती है। जहां भी धार्मिक शासन होगा, कट्टर शासन होगा, धर्म के नाम से शासन आएगा, वहां निर्दोष लोग मारे जाएंगे, और वो अपने और पराये का भेद नहीं करती, वो किसी को भी मारने में आगे पीछे नहीं देखती। ये वास्तविकता है। मैं भारतीय जनता को आगाह करना चाहता हूं कि अगर कोई धर्म आधारित शासन का दुनिया में कोई देश बता दो जिसने तरक्की की होगी। कोई धर्म आधारित देश तरक्की नहीं करता। जो इशू आधारित होते हैं, जो जनता के लिए काम करते हैं, जो जनता के इशू पर काम करते हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी इशू खत्म हो गया, हमारे यहाँ भूख इशू खत्म हो गया, हमारे यहाँ किसानों का जो, अरे किसानों की जमीन 5-5 हजार 10-10 हजार के लिए लाखों की जमीन नीलामी हो रही है, वो इशू खत्म हो गया। 50 पैसे किलो प्याज बिक रहा है महाराष्ट्र में, वो इशू नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जागरण इशू है। हमारे यहाँ हिंदुओं को जागरूक करना, किस लिए जागरूक करना? कि मुसलमान, अरे मुसलमान क्या है भैया? महाराष्ट्र में तो अभी कोई बचा नहीं है मुसलमान, ना सत्ता में बचा है, ना वो प्रशासन में बचा है, ना जुडिशियली में बचा है। वो करेंगे क्या? किस नहीं, वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, अब पार्लियामेंट में भी नजर नहीं आता, रूलिंग पार्टी में एक भी मुसलमान नहीं रहा। और एक साहब नाम के हुआ करते थे, बता देता हूँ वो क्यों नहीं रहते, बता देता हूँ कि तेल कंपनियां, सरकार की तेल कंपनियां मोटा मुनाफा कमाती है। जब ओएनजीसी 11,045 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाती है, बीपीसीएल जो है वो 1,747 का मुनाफा कमाती है, जब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 448 करोड़ का, एचपी 444 करोड़ का, जीईएल 398 करोड़ का मुनाफा कमाती है। ये कंपनियां रोटेशन करने के लिए, हमको फैसिलिटेट करने के लिए, कि मुनाफा कमाने के लिए है? सरकारी कंपनियों का मतलब होता है कि हमको, और आप एक तरफ बोलते हो कि पेट्रोल तो इंटरनेशनल दामों पर आधारित होता है, इंटरनेशनल दाम उसको तय करते हैं, हमने तो उसको फ्री कर दिया है। तो फ्री करने का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसको बना देते हो, और लॉस मेकिंग बनाते हो इसलिए कि उसके शेयर, वो आपका बैठ जाता है एक नफरती चिंटू, आपको पता होगा, वो जो एक फ्रिंज एलिमेंट, किसी का डायरेक्टर करके बैठ जाता है, वो लॉस में ले जाता है सारी कंपनियां, वो चलता है आपको। मगर जनता से जितना लूट सकते हो लूट। वो एक दोहा है कबीर जी से माफी मांग के मैं बोलता हूं कि रुपए पैसे की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब सत्ता जाएगी छूट। ये चल रही है बीजेपी। जी। ये अविनाश काकड़े जी, हम आपसे बात और भी करते हैं। योगी आदित्यनाथ का मामला एक रह गया, उस पर अगर ब्रीफली कह सकें। उन्होंने समाजवादी पार्टी को कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे, साहब मिट्टी में मिला दें क्या? बुलडोजर बहुत जगहों पे वो भेज चुके, अदालतें उनको फटकार देती हैं, फिर उसके बाद फिर भी वो उसी तरह की जबान बोल रहे हैं। क्या यूपी में बेचैनी की वजह कुछ और भी? नहीं, यूपी में बेचैनी की वजह है, महाराष्ट्र में बेचैनी की वजह है। अमित शाह आके 48 सीटें जीतने की बोलते हैं। अब बीजेपी 48 जीतेगी तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे? झाड़ू मारेंगे? ये बताने की नहीं है। आरएसएस के सहकार्य हुआ है कृष्ण गोपाल, वो बोलते 20-25 लाख टन गेहूं पाकिस्तान को भेज दो। तुर्की और सीरिया में हमारा भारत जाके वसुधैव कुटुंबकम करता है और यहाँ के मुसलमानों से नफरत करता है। ये
हर जी। जगह वो अजीब दोगली हालत में दोहरा चेहरा है। और जहां कहीं जैसे मिनट टू मिनट अपने फायदे नुकसान को देखना, उन उसूल नाम की कोई चीज नहीं है। ये एक नतीजा सामने आया। और उसूल क्या है आप सर? मैं बता देता हूँ, उसूल यही है हमारा कि एक तरफ हम संस्कृति के रक्षक है, हम्म हिंदुस्तानी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक है, मगर हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की महिला बोलती है, यानी पत्नी बोलती है कि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन को ऑफिशियली दर्जा मिलना चाहिए। ये बताइए बताइए। संस्कृति ये उसी उसी पार्टी के लोग हैं जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसमें वो पटाओ और वाली बात भी कह गए, पटाओ वाली बात भी कह गए। तो ये चूंकि कोई बात सोच करके नहीं बोली जा रही, जबान पे जो भी आ जाए, जो कुछ सामने हो, सोच समझ के बोली जा रही, सोच सोच समझ के। सोच समझ के बोली जा रही है ये। बहुत अकल लगती है, सच जी जी बोलने जी। की अकल नहीं लगती, याद नहीं रखना पड़ता है। मैं अगर बिल्कुल आपके साथ झूठ बोलूं तो पिछले वक्त क्या झूठ बोला था इसके लिए याद रखना पड़ेगा, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन झूठ बोलने वाले को खुद याद नहीं रहता कि उसने अब से पहले क्या कहा था। ये बहुत ही दिलचस्प और अच्छा नतीजा है। तो आ, यह मामला है हाँ, ये। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। वक्त हमारा खत्म हो रहा है। अगले बार हम आपसे और इश्यूज पर भी बात करेंगे। हमारे दर्शक आपको काफी पसंद करते हैं। और मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि अविनाश काकड़े जी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, और उनके छोटे छोटे वीडियो हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और किसी नतीजे के साथ आपको छोड़ते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम